एक तरफ शांति वार्ता की मेज सजी है और दूसरी तरफ आसमान से मिसाइलें बरस रही हैं। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल इसी विरोधाभास पर बात करने वाले हैं। अमेरिका और ईरान के बीच का ये मौजूदा संघर्ष, जहां कूटनीति और युद्ध दोनों एक साथ चल रहे हैं। आज हम इस पूरे घटनाक्रम की तह तक जाएंगे। आज की हमारी चर्चा इन 5 अहम पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम अचानक हुए इन मिसाइली हमलों से शुरुआत करेंगे, फिर उस परमाणु गतिरोध को समझेंगे जो इस पूरी आग की जड़ है। इसके बाद कतर की मध्यस्थता, अब्राहम एकॉर्ड्स का कूटनीतिक खेल और अंत में देखेंगे कि कैसे ये पूरा क्षेत्र युद्ध के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन अचानक हुए मिसाइल हमलों की। मतलब एकदम से ये सब हुआ कैसे? आइए देखते हैं। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो तनाव रातों रात नहीं बढ़ा। ये सब कुछ ही हफ्तों में एक भयंकर रूप ले चुका है। मई की शुरुआत में ही अमेरिका की तरफ से कुछ शुरुआती प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक्स देखने को मिली। फिर जैसे जैसे मध्य मई आया, अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स की वॉर ड्रिल्स शुरू हो गईं। अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर की गतिविधियां तेज हो गईं और इजराइल से रिफ्यूलिंग जेट्स ने भी उड़ानें भरीं। फिर आता है मई का अंत, जब अमेरिका ने सीधे तौर पर ईरान के 5 अलग अलग द्वीपों पर मिसाइलें दाग दीं। ये सैन्य वृद्धि सच में बहुत ही तेज और आक्रामक रही है। अब जरा ये देखते हैं कि आखिर निशाना किन जगहों को बनाया गया। अमेरिकी युद्धक विमानों ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास कुछ बेहद खास लोकेशंस को चुना। बंदर अब्बास, जहां भारी धमाकों की खबरें आईं। फिर लारक द्वीप, जहां सबसे ज्यादा विनाश और नुकसान की बात सामने आ रही है। इसके अलावा केशम, खार्क और अबू मूसा द्वीपों पर भी हमले हुए। इन हमलों का सीधा सा लक्ष्य था ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और समुद्र में माइंस यानी बारूदी सुरंगें बिछा रही ईरानी नावें। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प या कह लीजिए पेचीदा बात है, वो है इन हमलों के पीछे दिया गया तर्क। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के प्रवक्ता टिम हॉकिंस का ये बयान देखिए। अमेरिका इसे पूरी तरह से आत्मरक्षा का नाम दे रहा है। उनका कहना है कि अमेरिकी सैनिकों को ईरानी मिसाइलों और नावों के खतरे से बचाने के लिए ये प्री-एम्प्टिव कदम उठाना जरूरी था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये हमले ठीक उस वक्त हो रहे हैं जब दोनों पक्षों के बीच शांति की वार्ता चल रही थी। अजीब है ना? तो शांति वार्ता के बीच ये मिसाइलें आखिर चल क्यों रही हैं? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाकर इस परमाणु गतिरोध को समझना होगा। इस पूरे विवाद की जड़ में एक बहुत ही गहरा और बुनियादी मतभेद है। इस तुलना को देखिए। एक तरफ अमेरिका और इजराइल खड़े हैं, जिनकी सीधी सी मांग है ईरान अपने परमाणु संवर्धन स्थलों को पूरी तरह से नष्ट कर दे और वहां से सारा यूरेनियम हटा ले। वहीं दूसरी तरफ ईरान है, जिसकी अपनी अलग ही मांगे हैं। वो चाहते हैं कि विदेशों में फ्रीज किए गए उनके संप्रभु धन को वापस किया जाए, और यूरेनियम, वो इसे अपनी राष्ट्रीय धरोहर मानते हैं और इसे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनका साफ कहना है कि इस पर तो बात ही नहीं होगी। मतलब कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। और हम सब जानते हैं कि जब कूटनीति ठप होती है तो बयानबाजी कितनी तेज हो जाती है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान इसी बात का सबूत है। वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि या तो एक बहुत ही शानदार डील होगी या फिर कोई डील नहीं होगी। और चेतावनी देखिए, वो सीधे युद्ध के मैदान में वापस लौटने और पहले से भी बड़े स्तर पर गोलीबारी की धमकी दे रहे हैं। फाइटर जेट्स और ड्रोन हमलों की तस्वीरों के साथ आई ये बयानबाजी माहौल को सच में एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। और अमेरिका के इस कड़े रुख को इजराइल का पूरा समर्थन मिल रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का रुख बिल्कुल साफ है। उनका मानना है कि जब तक ईरान के परमाणु खतरे को जड़ से खत्म नहीं किया जाता और उन यूरेनियम संवर्धन स्थलों को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जाता, तब तक कोई भी अंतिम शांति समझौता हो ही नहीं सकता। इजराइल के लिए ये एक ऐसी शर्त है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अब इस पूरे तनाव के बीच एक समानांतर कूटनीतिक प्रयास भी चल रहा है। आइए कतर की मध्यस्थता पर नजर डालते हैं। तो दोहा कतर में ये कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह एक बड़े युद्ध को टाला जा सके। मोहम्मद गालिबाफ और अराक्ची के नेतृत्व में ईरान का एक प्रतिनिधिमंडल वहां मौजूद है। वो चाहते हैं कि कतर बीच में आए, मध्यस्थता करे और एक गारंटर की भूमिका निभाए। उनका मेन फोकस क्या है? उनका फंसा हुआ पैसा। वो चाहते हैं कि किसी तरह उनका विदेशी धन मुक्त हो जाए। वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य में शांति पर चर्चा करने के लिए तो पूरी तैयार हैं, लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा, परमाणु हथियारों या यूरेनियम के मुद्दे को उन्होंने बातचीत की मेज से पूरी तरह हटा दिया है।
कतर जहां एक तरफ मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है, वहीं अमेरिका एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक रणनीति चल रहा है, द अब्राहम एकॉर्ड्स। अब ये अब्राहम अकॉर्ड्स आखिर है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये अमेरिका समर्थित एक बड़ी पहल है। इसमें सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे अरब और मुस्लिम बहुल देशों पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि वे इजरायल को औपचारिक और कानूनी रूप से एक राज्य की मान्यता दें। कहने को तो इसका उद्देश्य क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना है, लेकिन अगर हम कूटनीतिक नजरिए से देखें तो इसकी सबसे बड़ी चाल ईरान को पूरी तरह से अलग थलग करना है। अगर सभी प्रमुख देश इजरायल को मान्यता दे देते हैं तो सोचिए ईरान के लिए ये कितना बड़ा भूराजनीतिक झटका होगा। लेकिन इस पूरी राजनीतिक बिसात के बीच हमें जमीनी हकीकत को नहीं भूलना चाहिए। ये संख्या देखिए, 32। ये नंबर बहुत अहम है। ईरानी नौसेना ने हाल ही में दावा किया है कि इतने भारी तनाव के बावजूद 32 कमर्शियल जहाज और तेल टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से बिल्कुल सुरक्षित गुजरे हैं। ये हमें याद दिलाता है कि इस इलाके में सिर्फ राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई नहीं चल रही है, बल्कि दुनिया की एक बहुत बड़ी आर्थिक जीवन रेखा भी यहीं से होकर गुजरती है। और इन सब के बीच हम पहुंच जाते हैं उस स्थिति पर जहां पूरा मध्य पूर्व युद्ध की कगार पर खड़ा नजर आता है। यूरेनियम पर रुकी हुई बातचीत और क्षेत्रीय समझौतों के दबाव का नतीजा क्या हुआ? अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान ने एक बेहद आक्रामक कदम उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने लगभग 500 खैबर शेकन मिसाइलों को एक्टिव लॉन्च पैड्स पर तैनात कर दिया है। 500! ये संख्या कोई मामूली बात नहीं है। ये सीधे तौर पर अमेरिका को एक बहुत ही कड़ा संदेश है कि अगर बात आगे बढ़ी तो ईरान भी किसी बड़े पलटवार से पीछे नहीं हटेगा। इस टेबल से स्थिति एकदम साफ हो जाती है। आइए प्रमुख खिलाड़ियों की वर्तमान सैन्य स्थिति को एक साथ देखते हैं। अमेरिका की तरफ से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स हो रही हैं और F-35 की ड्रिल्स लगातार चालू हैं। ईरान ने अपनी 500 खैबर मिसाइलें रेडी कर रखी हैं और उनका ड्रोन इंटरसेप्शन पूरी तरह से एक्टिव है। और इजरायल, उन्होंने बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अपने फाइटर जेट्स को स्टैंड बाय पर रखा हुआ है। मतलब ये पूरा का पूरा क्षेत्र इस वक्त सचमुच बारूद के ढेर पर बैठा है और किसी भी चिंगारी का इंतजार कर रहा है। ईरान की सेना, खासतौर पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। उनका कहना है कि उनकी इंटेलिजेंस को इन अमेरिकी हमलों का पहले से ही अंदेशा था और उनकी चेतावनी बेहद सख्त है। अगर कोई भी और हमला होता है तो उसका जवाब बहुत ही गंभीर और विनाशकारी पलटवार से दिया जाएगा। ईरान ये जताना चाहता है कि वो इन सैन्य या कूटनीतिक दबावों के आगे झुकने वाला नहीं है। तो एक तरफ शांति की बातें चल रही हैं और दूसरी तरफ आसमान में मिसाइलें उड़ रही हैं। ये पूरा घटनाक्रम हमें इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या मध्य पूर्व अब कूटनीति के बिंदु को हमेशा के लिए पार कर चुका है? क्या अब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं? दुनिया की स्थिरता का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है। इस जटिल भू राजनीतिक मुद्दे को डिकोड करने के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। हम ऐसे ही अहम मुद्दों का विश्लेषण करते रहेंगे।